नमस्कार। आज की भावगंगा के 281वें अंक 281 सोपान में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। 3 जनवरी 2023। अभी तो आदत डालनी पड़ेगी जनवरी कहने की, 2023 कहने की, नहीं तो 22 ही चलता रहता है। धीरे धीरे आदत में शुमार होता है। भी हम लोग एक दो प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे और उसके बाद एक बहुत ज़रूरी घटना पर और उस घटना से जुड़ी हुई और जो एस्पेक्ट्स हैं देश के, समाज के। आर.डी. तिवारी जी ने लिखा है पिछले अंकों के बारे में, ख़ास तौर से नए साल के जो आए। आदरणीय गिरीश जी, नया वर्ष एक नई शुरुआत को दर्शाता है और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा, सफल या असफल हुए, उससे सीख लेकर एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार हम पुराने साल के समाप्त होने पर दुखी नहीं होते बल्कि नए साल का स्वागत बड़े उत्साह और खुशी के साथ करते हैं, उसी तरह जीवन में भी बीते हुए समय को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जो बीत गया उसके बारे में सोचने की अपेक्षा आने वाले अवसरों को स्वागत करें और उसके जरिए जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। दुष्यंत कुमार की कविता मुझे सदैव बहुत प्रेरणा देती आई है। शायद आपको भी इससे कुछ ताकत मिले, अतः मैं उद्धृत करना चाहूँगा। उन्होंने लिखा है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। इसको हमने सुनाया था उस दिन। आज आवश्यक है कि आने वाले समय के समस्त परिस्थितियों का सामना करें, उन्हें अंगीकृत करें। मैं आपको और आपके समस्त परिवार को नए वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह नव वर्ष आपके लिए और आपके समस्त परिजनों और भावगंगा के लिए मंगलमय होगा। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस नव वर्ष में आपकी हर वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जो आप चाहते हैं। तमाम विशिष्ट नामों के साथ मुझे आपका नाम साफ साफ दिखता है। भावगंगा में मंत्र शक्ति दिखती है और आपके विचार उन तमाम मंत्रों की व्याख्या हैं। नया वर्ष अनुशासित इनकलाब की ओर प्रखर करे। मेरी इच्छा है कि भावगंगा के हर अंक में एक छोटा सा कैप्सूल हो जो संपूर्ण संविधान का परिचय कराए और शिक्षित करे। नव वर्ष मंगलमय हो। आर.डी. तिवारी। धन्यवाद तिवारी साहब। और मज़े की बात यह है कि अभी आर.डी. तिवारी जी ने लिखा और कुछ ही दिन पहले आशुतोष जी कह रहे थे कि संविधान के छोटे छोटे अंश, एक दो धाराएं या कुछ पेज का अंश रोज़ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। तो लगता है ज़्यादातर लोगों की ये इच्छा है कि संविधान के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं रोज़ हों। तो सबकी बात को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग ऐसा करेंगे कि संविधान को थोड़ा थोड़ा ले करके एक दो धाराएं, तो अगर 395 धाराएं हैं तो 100 दिन में धीरे धीरे करके इसको हम लोग पूरा कर सकते हैं और ऐसा करेंगे। भुवनेश्वर मिश्र ने लिखा उस दिन का कि जब हमको सामान मॉल से ख़रीदना ज़्यादा ठीक है कि ठेले वाले या जो बगल में सड़क के किनारे हैं उनसे। बहुत ही सही सुझाव दिया है कि हम छोटे छोटे किसानों और कारोबारियों को 2 पैसे ज़्यादा ही देकर उनका हौसला अफजाई करें। और मैंने अमेरिका का किस्सा भी सुनाया था कि वहाँ मॉल से महंगा मिलता है जो फार्मर्स मार्केट, जहाँ डायरेक्ट फार्मर ला के बेचते हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए, वो ताज़ी चीज़ मिलती है। अक्सर हम लोग अनजान होटलों के वेटरों को टिप्स देते हैं जबकि वे लोग अच्छा वेतन पाते हैं। हम वही टिप्स इस ठेले वाले, फल वाले और सब्जी वाले को दें। उम्मीद है आपका ये सुझाव बहुतेरों को पसंद आए। मैं तो अक्सर आदिवासियों से ही, खासकर बूढ़ी महिलाओं से ही सब्जी खरीदता हूँ। ये चूँकि आदिवासी क्षेत्र में रहते हैं उड़ीसा में, तो इन्होंने अपने अनुभव साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। शारदा जी ने भी लिखा था कि आज की भावगंगा में आनंद आया।
गरीब से मोलभाव और अमीर पर लुटाने वाला उदाहरण बहुत कुछ बता जाता है। विक्रम राव की वार्ता का जवाब नहीं, यह सब युवा पीढ़ी को हमें बताना होगा। कविताएं बहुत सुंदर लगी। राव साहब की वार्ता फिर कार्यक्रम में शामिल करिएगा। साधुवाद शारदा। धन्यवाद शारदा जी। जहाँ से भी कुछ अच्छा मिलता है, शुद्ध पानी, औषधीय पानी, तो गंगा हर जगह, हर हिमालय से थोड़ा थोड़ा कुछ लेती है और उसके बाद सबको समाहित करते हुए प्रवाहित होती है। तो इसमें हमारा अपना तो विचार और मंथन रहता ही है, लेकिन सबका सामयिक, क्योंकि अच्छे विचार कहीं भी उपजें, मुझे लगता है कि वो सब हमारे हैं। अब इधर सबसे दुखद घटना जो 31 तारीख की रात में दिल्ली में हुई है, बहुत ही अफसोसजनक है। किसी भी सभ्य देश के लिए, सभ्य समाज के लिए, और उसकी कैपिटल में ऐसी घटना हो, पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन इससे दुर्दांत, इससे अविश्वसनीय, रोंगटे खड़े करने वाली घटना आज जैसी, जो 31 की रात में हुई है, और कहीं असंभव है। बलात्कार और मर्डर भी हुए हैं, लेकिन फिर लाश को 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे, बोलेरो के नीचे खींचना, बाप रे, इससे जघन्य, असंवेदनशील, राक्षसी घटना और कुछ नहीं हो सकती। और वो 5 नौजवान, पूरा देश शर्मसार है। हिंदुस्तान के अपने बच्चियों के साथ ये हुआ। विदेशों से जो यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए बच्चे बच्चियाँ, वो क्या सोचेंगे? ये ऐसा देश है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई स्थिति ही नहीं है। मुझे आज, मैं टीवी में बहुत कम देखता हूँ, लेकिन आज टीवी देख रहा था। सुबह सुबह इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल में खबर पढ़ी, तो उसके बाद टीवी देखने लगा। मुझे एक चीज़ का संतोष हुआ कि जो अंधभक्त मीडिया है, उसके मालिकान चाहे जितने अंधभक्त हों, पॉलिसी गवर्नमेंट, प्रो गवर्नमेंट चाहे जितनी हो, लेकिन आज वह मीडिया भी, उसके युवा करेस्पॉन्डेंट और पत्रकार बहुत आवेश में थे, बहुत गुस्से में थे। उनकी संवेदनशीलता जाग गई थी। एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। शायद इस घटना ने इस देश के सारे लोगों की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करा दी है, और अब सबकी आंखें खुलेंगी और सबकी संवेदनशीलता जागेगी। कोई नहीं पूछ रहा है कि उस बच्ची या 2 बच्चियों, उनकी क्या जाति थी, क्या धर्म था, और ये इन 5 का क्या जाति और धर्म था। सबको गुस्सा है, बिना जाति धर्म सोचे हुए, बिना वर्ग सोचे हुए। और यंग पत्रकारों और करस्पॉन्डेंट्स का गुस्सा देख करके, उनकी वो भावना देख करके थोड़ा संतोष हुआ कि उनके सीने में अभी भी आग है, चिंगारी है। तो दुष्यंत कुमार ने जो कहा था कि आग होनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग, लेकिन आग होनी चाहिए। वो आग है। और आज सारे बंधन, सारे लॉयल्टीज, मैं कहूँगा सबसे ऊपर आज मनुष्य अपने संवेदनाओं और अपनी आँखों और अपने विचारों के आधार पर बोलने लगा है। ये बहुत बड़ी बात है मीडिया के लिए। 3 थाने क्रॉस कर गया वो बोलेरो और वो 5 लोग, कहीं कोई पुलिस नहीं दिखी। उसके पहले
4 दिल्ली के पुलिस कमिश्नर्स 29 तारीख को बहुत प्रेस को बहुत बताया कि हमने ये इंतज़ाम किया, ये इंतज़ाम किया, ये इंतज़ाम किया, बाहर से इतने फोर्सेस बुलाए हैं, लेकिन कहीं एक भी नहीं दिखा। पुलिस की लापरवाही पर भी पत्रकार और वो अंधभक्त मीडिया वो बोल रहे थे। पुलिस क्यों नहीं करती ये सब? जनता की देखभाल क्यों नहीं करती? जनता की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं काम करती? क्योंकि उन्हें चाहे प्रमोशन हो, चाहे पोस्टिंग हो, वह अपने पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करके मिलता है, न कि सेवा के आधार पर और कितने अच्छी तरीके से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और गरीबों की देखभाल की है, मजलूमों की देखभाल की है, बेसहारों की देखभाल की है, उससे मिलता है। तो प्राइमरी चीज है ही नहीं। दूसरा, वहां भी जब जातिगत और धर्मगत चीजें बताई जाने लगती हैं, तो अगर अपने जाति और अपने धर्म का गलत भी कर रहा है तो सही है, और दूसरी जाति या धर्म का सही भी कर रहा है तो गलत है। परिभाषाएं बदल गई हैं, नजरिया बदल गया है। तीसरा, हमारे यहाँ 5.5 लाख से ज्यादा वीवीआईपी हैं और उनकी सुरक्षा में हमारा एक बहुत बड़ा फोर्स इस्तेमाल होता है। एक डीजी पुलिस ने मुझे बताया था, यह अपना अनुभव या अपना ऑब्जर्वेशन, कि जिन फोर्सेस को लोगों की सुरक्षा और देखभाल और लॉ एंड ऑर्डर के लिए लगना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन वीवीआईपीओं की सिक्योरिटी में लगा रहता है। और इसीलिए वीवीआईपी जब गए तो फिर पुलिस चली जाती है जनता को उसके हाल पे छोड़ के। यह तो एक हिस्सा हुआ कि पब्लिक के लिए उतनी फोर्सेस बचती ही नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वीवीआईपीज़ की सिक्योरिटी में लगी रहती या उनका फोकस भी उधर ही रहता। जो सेवक हैं उनकी सिक्योरिटी की जा रही है और जो मालिक हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। पैसे आम आदमी के टैक्सेस से दिए जाते हैं। और एक दूसरा सबसे उसका पहलू है, जो उन्होंने बहुत सही बात कही थी डीजी साहब ने, कि हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं, जब इन पॉलिटिशियंस के साथ रहते हैं 1 साल 2 साल 6 साल 5 साल, बहुत सारे तो इतने ज़्यादा मुंह लगे हो जाते हैं कि फिर उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं और वो उन्हें अपने पास ही पोस्ट कराते हैं। इससे यह इनमें पुलिस वाला डिसिप्लिन, पुलिस वाला समर्पण, पुलिस वाला मेहनत और वो सब दूर होकर के यह आधे पॉलिटिशियन हो जाते हैं, उन्हीं के गुण आ जाते हैं और उनकी जो रंगत हरकत है उसी तरह से ये भी इनका से सब कुछ होने लगता है। तो हमारी पुलिस फोर्स पोल्यूट हो रही है इनके साथ रह करके, इनकी सिक्योरिटी में रह करके, इनकी देखभाल में हमेशा रह करके। तो लेकिन खुशी की बात यह है कि मीडिया थोड़ी जागी है और मीडिया का खास करके यंग तबका जो डायरेक्ट वहाँ पे जा करके रिपोर्ट कर रहा है, वह पुलिस और व्यवस्था दोनों के खिलाफ बोल रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जो अंधभक्त मीडिया है वह तो बिल्कुल नहीं बोल रही थी, लेकिन आज मैंने बोलते हुए सुना। लेकिन यह जितनी दुखद घटना है, इसके बारे में जो भी कहा जाए कम है। और हाँ, विश्व में हमारी इमेज, हमारी सभ्यता की इमेज, हमारे विश्वगुरु होने की इमेज इसको तार तार करती है। सोचना होगा, जागना होगा और ये घटनाएं आगे ना हो, इसके लिए हमको आपको सोचना होगा कि क्या करें। अफनाने वाली स्थिति है, पानी नाक के ऊपर जा रहा है। अगर अब नहीं जागेंगे, चेतेंगे तो कब जागेंगे, चेतेंगे।
केवल वहां जाकर के मोमबत्ती जला देने से काम नहीं चलेगा इंडिया गेट पे, बहुत उससे ज्यादा गहरा काम करना पड़ेगा। और चांस की बात है कि आज ही के दिन मैंने 4-5 साल पहले फेसबुक पर, आज के दिन नहीं, 20 सितंबर 2015 वगैरह के आसपास, आज के दिन मेरे सामने आ गया वह आलेख, क्योंकि नरेश सक्सेना जी, जो बहुत मशहूर कवि और बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उन्होंने इसको आज लाइक किया और कमेंट, इतने सालों बाद पता नहीं कैसे उनके निगाह से ये गुजरा कि बहुत सही और सुंदर बात, तो मेरे सामने आ गया। और ये चीज़ें जो आज जिसकी चर्चा हो रही है और जो घटा है 31 दिसंबर को, उससे बिल्कुल उन्हीं स्थितियों, जब पूरा समाज पागल हो जाए, अपनी खुली आंखों से न देखे, उसमें न्यायप्रियता खत्म हो जाए, उसमें इतनी दरिंदगी आ जाए, वो दूसरे के बहकावे फुसलावे में आ जाए, वो भक्ति में काम करने लगे, न्याय में नहीं। सबसे बड़ी चीज न्याय होती है, भक्ति नहीं। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मैंने उनके जन्मदिन पर, शायद 20 सितंबर है, उस पर सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे के कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? और लाशें सड़ नहीं रही हैं, गाड़ी के नीचे लाश लेकर के 12 किलोमीटर तक उसे खुली सड़क पर, और कोई बहुत, शायद 10 बजे के आसपास की घटना है, या सॉरी 12-1 बजे के आसपास की घटना है। उस दिन पूरा दिल्ली शहर चल रहा था, इतनी आवाजाही थी, क्योंकि देर रात की पार्टियां हो रही थी। और उसमें वह लड़की जो जिसके पिता की डेथ हो चुकी है, माँ को किडनी की प्रॉब्लम है, और वो सारे अपने और भाई बहनों की देखभाल करती है, अकेली कमाने वाली लड़की है। एक्सीडेंट हुआ या कैसे स्कूटर से अपने एक और दोस्त के साथ घर लौट रही थी, क्या हुआ वो अभी तक नहीं पता है, लेकिन यह उस गाड़ी के नीचे घिसट रही है। एक तिनका भी अगर एक गाड़ी के नीचे पत्ता या कुछ भी चिपक जाता है या कुछ हो जाता है तो आवाज़ आती है, ड्राइवर को पता चल जाता है। यहाँ एक मरी हुई लड़की घिसट रही है, उसकी हड्डियां टूट रही हैं, खून बह रहा है, कहाँ कहाँ वो कैसी कैसी आवाज़ें आई होंगी, लेकिन गाड़ी नहीं रोकी जाती है। 12 किलोमीटर आगे जा कर के तक वो घसीट लिया जाता है। इससे ज़्यादा दुर्दांत क्या होगा? तो ये तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हों तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर ऐसी घटना हो रही है कि एक बच्ची 20 साल की, जो पूरे परिवार के अकेली सहारा है, वह उस मरी हुई बच्ची को लेकर के 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता तुम्हारे देश में, तो क्या तुम किस देश के किसी हिस्से में कोई प्रार्थना कर सकते हो? उस प्रार्थना पूजा का कोई अर्थ रह जाता है? यदि हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। देश कागज का नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें। देश कागज पर बना हिस्सा नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहें, और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें।
यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। यदि तुम इसे नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। चुनाव शब्द का इस्तेमाल कर दिया। मैं लास्ट में यही कहने वाला था कि कम से कम इससे तो आपकी आंखें खुल जाएं। आपके नाक के ऊपर पानी जा रहा है, अब तो जाग जाइए। हर चुनाव में जो सबसे अच्छा व्यक्ति है, जैसा कि राजेंद्र बाबू और अंबेडकर ने संविधान पास करते समय कहा था कि यदि अच्छे चरित्रवान, ईमानदार, संवेदनशील लोग नहीं जीतेंगे, नहीं जिताए जाएंगे, उनको हम जनता चुन के नहीं भेजेगी, तो वो अच्छा संविधान भी उसे बचा नहीं पाएगा। वो स्थिति आ गई है अब। उन्होंने कहा था कि अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पर चुनो। और हम कैसे चुनते हैं? गुंडई, माफियापन, पूंजी, धर्म, जाति, मीडिया में बड़े बड़े इश्तहार भगवान सिद्ध करने के, और जो हजारों गाड़ियों के काफिले से हमारे पास आते हैं। क्या हमें अपने घर में अगर एक नौकर रखना है या एक प्रतिनिधि रखना है कहीं किसी काम के लिए, तो इसी आधार पर हम चुनते हैं। तो इसलिए आप कम से कम यह व्रत तो लीजिए ही कि आप संविधान पढ़ेंगे जो आपको मालिक बनाता है। जब तक संविधान नहीं लागू हुआ था, इस देश के मालिक आप नहीं थे। 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट से पावर इंटरिम गवर्नमेंट को गया था, आपको नहीं। आपको भारत के संविधान ने सौंपा है। आप अब इस देश के मालिक हैं, आपको नौकर चुनना है, और ऐसे ही नौकरों को चुनेंगे जो आपकी सुरक्षा नहीं, अपनी सुरक्षा कराएंगे पुलिस से। तो कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। तो इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की 7 परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा है बंदूक की नली से, हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। और यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे एक क्षण भी नहीं तुम्हें नहीं सहना है। यह हम सबको, पूरे देश को, 136 करोड़ लोगों को प्रतिज्ञा करनी होगी कि अब हम संविधान जानेंगे, संविधान पढ़ेंगे और अपनी व्यवस्था के लिए व्यवस्था बनाएंगे। अपनी देखभाल के लिए, अपने जन कल्याण के लिए है हमारी व्यवस्था, न कि इन कुछ लोगों के कल्याण के लिए है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, संविधान ये कहता है। और ये सारी व्यवस्थाएं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कुछ हाथों में कराती चली जा रही। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है और हम नहीं जानते हैं, नहीं अपनी आंखें खुले रखते हैं, अपने को प्रजा माने हुए हैं, इसीलिए सब हो रहा है। तो जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वह अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, वह हत्यारों का धंधा है। यदि तुम यह नहीं मानते तो मुझे एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन। और यहाँ केवल हत्या ही नहीं, एक औरत की मौत ही नहीं, एक बच्ची की मौत ही नहीं, 12 किलोमीटर तक गाड़ी के नीचे घिसवाया जाना उसकी लाश का, और गोलियों से चिथड़ा तन। किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। इस अवसर पर अपनी भावाव्यक्ति के लिए इससे अच्छी कविता नहीं हो सकती थी। धन्यवाद मैं नरेश सक्सेना जी को करूं कि उन्होंने इस कविता को अनायास ला करके मेरे सामने आज सुबह रख दिया। याद रखो,
एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता। धरती माता भी इसे जज्ब नहीं करती आसानी से। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता। आकाश में फहराते झंडों को काला करता है, चाहे जिस रंग का झंडा हो। आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हों और उन पर लाशें गिर रही हों कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती, वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती, तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। यदि वह धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती, तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हें यहाँ सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। तुम्हारे लिए अब नहीं रहा यह संसार। आखिरी बात, आखिरी 4-5 लाइनें हैं। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी माफ नहीं करना। किसी हत्यारे को कभी माफ नहीं करना, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी माफ नहीं करना, चाहे वो हो तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। तो यह सर्वेश्वर की कविता थी, जो आज अपनी भावना व्यक्त करने के लिए बहुत उचित लगी, लेकिन मामला उससे कहीं ज़्यादा, जब सर्वेश्वर ने इसको लिखा था उससे आज स्थितियाँ बहुत 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 ज़्यादा खतरनाक हुई हैं। तो इसलिए जागिए, कृपया जागिए। आश्चर्य हुआ कि बहुत अधिक मित्रों की प्रतिक्रियाएं आई जब इसको मैंने पहले डाला था। 200 से अधिक तो कुछ ही घंटों में ही। मुझे लोग हमेशा सुझाव देते रहे कि पांडे जी लंबी पोस्टें मत डाला करिए, लोगों के पास न इतना समय है और न ही इतना कंसंट्रेशन कि वे लंबी पोस्टों को पढ़ें। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मेरे लंबे लेखों को भी लोगों ने, लंबी बातचीत को भी लोगों ने खूब पढ़ा है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस कविता को भी लोगों ने खूब पढ़ा, जी भर कर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी भेजी। इसी प्रकार, इसी तर्ज पर, इसी प्रकार इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के आतंक के दौरान धर्मवीर भारती ने 45 साल पहले उस समय बहुप्रचलित अपनी कविता मुनादी, जो उस समय हर बच्चे की जुबान पर थी, लिखी, जिसकी शुरुआत में ही जयप्रकाश जी को इंगित करते हुए लिखा है। आज वह कविता भी सुनाने लायक है। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। जब व्यवस्था कुछ लोगों के लिए काम करने लगती है, या व्यवस्था कुछ लोगों की सुरक्षा में लगी रहती है, और पब्लिक और उसकी सुरक्षा दरकिनार कर दी जाती है, यूँ समझा जाए कि पब्लिक अब कुछ लोगों की सेवा के लिए है। मालिक, अब जनता मालिक नहीं बल्कि कुछ लोग मालिक हो रहे हैं। जनता को बताया जा रहा है कि तुम प्रजा हो। तब धर्मवीर भारती की कविता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ऐतिहासिक है। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खासो आम को आगाह किया जाता कि खबरदार रहें। और ये इस तरह की जो लड़के इस तरह की हरकतें करते हैं, इसमें अधिकांश केसेस में आप देखेंगे कि ये सामान्य घर के बच्चे नहीं हैं, आम आदमी घर के बच्चे नहीं हैं। शायद हो सकता है कि कुछ राजनीतिक कनेक्शंस के हों, कुछ और हाई लेवल के कनेक्शंस के हों, वहीं से इनको ये अहंकार और ये सुरक्षा की भावना कि मैं कुछ भी करूं, कोई ना कोई मुझे बचा लेगा, कोई ना कोई उनके सर पे ऐसा हाथ रखा हुआ है जो इनको इतने क्राइम की तरफ
जाने में भी नहीं रोकता। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खास व आम को आगाह किया जाता है, खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें। अगर बच्चे को बाहर सड़क पे भेजा था तो उनकी गलती थी। व्यवस्था तो पहले ही आगाह कर रही है कि बच्चों को सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 साल का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज़ में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। यह कालजयी कविता आज भी उतनी ही ज़रूरी, दिल तक असर करने वाली और सार्थक है और हर देशवासी को इसे पढ़ना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। लोकतंत्र में भी अगर जनता सचेत नहीं है तो कैसे कैसे राजशाही चलाने की कोशिशें होती हैं और समय समय पर कैसे कैसे उथल पुथल होते रहते हैं। इसकी सुंदर मानगी प्रस्तुत करती है ये कविता। ऐसे हादसे फिर कभी भविष्य में ना हो। लोकतंत्र जन जन तक पहुंचकर जनता को, हम भारत के लोगों को देश का मालिक होने का भाव और जिम्मेदारी पैदा करे। इसके लिए हम सब लोगों को आंख खोलकर तपस्या के भाव से भगीरथ भी बनना पड़ेगा, एक साथ भगीरथ भी बनना पड़ेगा और लोकपाल भी। 4-5 लोकपाल बना देने से काम नहीं चलेगा। हर भारत के 136 करोड़ लोगों को लोकपाल बनना पड़ेगा। और लोकपाल वही है जिसकी आंखें खुली हैं, जो अपनी खुली आंखों से पूरे देश का और उसमें जो कुछ है उसका पालन कर रहा हो, वह लोकपाल है। जुगनुओं को मिलजुल कर ढूंढ जोड़कर सूरज बनाना है। हर हाल में इस देश, धरा और लोकतंत्र को जगमगाना है। धर्मवीर भारती जी की पूरी कविता इस प्रकार है। मुनादी, कविता का नाम है मुनादी। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खास व आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें। अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें, गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर न भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमज़ोर आवाज़ में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। 72 साल का वो आदमी जयप्रकाश। शहर का हर बसर वाकिफ़ है कि 25 साल से मुजिर हानिकर है यह कि हालात को हालात की तरह बयान किया जाए, कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और असमत लुटी औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीप के नीचे कुचलते बच्चे को बचाने की बेअदबी की जाए। ये नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने इसलिए वो बेअदबी न की हो कि वो उसको बचाया जाए या उसके पीछा किया जाए उन कारों का। जीप अगर बादशाह की है तो उसे बच्चे के पेट पर गुजरने का हक क्यों नहीं? जीप अगर बादशाह की है उसे बच्चे के पेट पर से गुजरने का हक क्यों नहीं? आखिर सड़क भी तो बादशाह ने बनवाई है। अगर ये भ्रम फैला दिया गया है कि तुम प्रजा हो, प्रजातंत्र है और हम राजा हैं, भौकाल बनाए हुए, और तुमने राजा समझ के हमको वोट दिया था, तो भोगो, हम बादशाह हैं और तुम। जीप अगर बादशाह की है तो उसे बच्चे के पेट पर से गुजरने का हक क्यों नहीं है? आखिर सड़क भी तो बादशाह ने बनवाई है। बुढ़े के पीछे दौड़ पड़ने वाले एहसान फरामोशों, क्या तुम भूल गए कि बादशाह ने एक खूबसूरत माहौल दिया है तुम्हें, जहां भूख से ही सही दिन में तुम्हें तारे नजर आते हैं? एहसान फरामोशों, क्या तुम भूल गए कि बादशाह ने एक खूबसूरत माहौल दिया है जहां भूख से ही सही दिन में तुम्हें तारे नजर आते हैं और फुटपाथों पर फरिश्तों के पंख रात भर तुम पर छां किए रहते हैं और हूरें हर लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी मोटर वालों की ओर लपकती हैं कि जन्नत तारी हो गई है जमीन पर। तुम्हें इस बुढ़े के पीछे दौड़कर भला क्या और हासिल होने वाला है? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी उन लोगों से जो भले मानुसों की तरह अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे बैठे मुल्क की भलाई के लिए रात रात जागते हैं और गांव की नाली की मरम्मत के लिए मास्को, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन की खाक छानते फकीरों की तरह भटकते रहते हैं? तोड़ दिए जाएंगे पैर और फोड़ दी जाएंगी आंखें अगर तुमने अपने पांव चलकर महल सरा की चहरदीवारी फलांग कर अंदर झांकने की कोशिश की। तोड़ दिए जाएंगे पैर
और फोड़ दी जाएंगी आंखें अगर तुमने अपने पांव चलकर महल सरा की चहरदीवारी फलांग कर अंदर झांकने की कोशिश की। क्या तुमने नहीं देखी वो लाठी जिससे हमारे कद्दावर जवान ने इस निहत्थे कांपते बुढ़े को ढेर कर दिया? वह लाठी हमने समय मंजूषा के साथ गहराइयों में गाड़ दी है कि आने वाली नस्लें उसे देखें और हमारी जवां मर्दी की दाद दें। अब पूछो कहाँ है वह सच जो इस बुढ़े ने सड़कों पर बकना शुरू किया था? हमने अपने रेडियो के स्वर ऊंचे करा दिए हैं और कहा है कि जोर जोर से फिल्मी गीत बजाएं ताकि थिरकती धुनों की दिलकश बुलंदी में इस बुढ़े की बकवास दब जाए। नासमझ बच्चों ने पटक दिए पोथियां और बस्ते, नासमझ बच्चों ने पटक दिए पोथियां और बस्ते, फेंक दिए खड़िया और स्लेट। इस नामाकूल जादूगर के पीछे चूहों की तरह फदर फदर भागते चले आ रहे हैं और जिसका बच्चा परसों मारा गया वह औरत आंचल परचम की तरह लहराती हुई सड़क पर निकल आई है। खबरदार, यह सारा मुल्क तुम्हारा है पर जहाँ है वहीं रहो, जहाँ हो वहीं रहो। खबरदार, यह सारा मुल्क तुम्हारा है पर जहाँ हो वहीं रहो। यह बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि तुम फासले तय करो और मंजिल तक पहुँचो। यह बगावत नहीं बर्दाश्त की जाएगी कि तुम फासले तय करो और मंजिल तक पहुँचो। इस बार रेल के चक्के को हम खुद जाम कर देंगे। इस बार रेलों के चक्कों को हम खुद जाम कर देंगे। नावें मझधार में रोक दी जाएंगी, बैलगाड़ियां सड़क किनारे नीम तले खड़ी कर दी जाएंगी, ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाएगा। सब अपनी अपनी जगह ठप, क्योंकि याद रखो मुल्क को आगे बढ़ना है। सब अपनी अपनी जगह ठप, क्योंकि याद रखो मुल्क को आगे बढ़ना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो जहाँ है वहीं ठप कर दिया जाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो जहाँ है वहीं ठप कर दिया जाए। बेताब मत हो। तुम्हें जलसा जुलूस हल्ला गुल्ला भीड़ भड़के का शौक है? बेताब मत हो। तुम्हें जलसा जुलूस हल्ला गुल्ला भीड़ भड़के का शौक है? बादशाह को हमदर्दी है अपनी रियाया से। तुम्हारे शौक को पूरा करने के लिए बादशाह के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा। तुम्हारे इस शौक से को पूरा करने के लिए बादशाह के खास हुक्म से उसका अपना दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा, रैलियों की शक्ल में निकलेगा। दर्शन करो, वही रेलगाड़ियां तुम्हें मुफ्त लाद कर लाएंगी, वही रेलगाड़ियां तुम्हें मुफ्त लाद कर लाएंगी। सारी पार्टियां यही कर रही हैं और जनता को गुमराह कर रही हैं। रैलियां क्या हैं? तो तुम्हारे इस शौक को पूरा करने के लिए बादशाह के खास हुक्म से उसका दरबार जुलूस की शक्ल में निकलेगा। और यह केवल एक एक्स की बात नहीं है, ये एक्स प्रधानमंत्री या एक्स मुख्यमंत्री या एक्स सरकार या एक्स पार्टी की सरकार, सभी तो ऐसे ही करते हैं। ये केवल एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं, ये पूरी व्यवस्था की सच्चाई है जो पिछले 30-40 साल से इस देश में चल रही है। 60s के बाद यही दुर्दशा है, हर पार्टियों ने यही किया है। इस दुष्यंत कुमार को फिर इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। कोई जमानत पर रिहा है और कोई है फरार, बस अंतर इतना ही है। इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं। तो बादशाह को हमदर्दी है तुम्हारी अपनी रियाया से। तुम्हारे शौक को पूरा करने के लिए बादशाह के खास हुक्म से अपना दरबार जुलूस के शक्ल में निकलेगा। वही रेलगाड़ियां तुम्हें मुफ्त लाद कर लाएंगी, बैलगाड़ी वालों को दोहरी बख्शीश मिलेगी, ट्रकों को झंडियों से सजाया जाएगा, नुक्कड़ नुक्कड़ पर प्याऊ बैठाया जाएगा और जो पानी मांगेगा उसे इत्र बसा शरबत पेश किया जाएगा। लाखों की तादाद में शामिल हो उस जुलूस में और सड़क पर पैर घिसटते हुए चलो, और सड़क पर पैर घिसटते हुए चलो, ताकि वह खून जो कि वह उस बुढ़े की वजह से बहा पूछ जाए, ताकि वह खून जो वह बुढ़े की वजह से बहा पूछ जाए। बादशाह सलामत को खून खराबा पसंद नहीं है, बादशाह सलामत को खून खराबा पसंद नहीं है। अब ये जो अभी खून खराबा हुआ उस बच्ची के साथ, देखें कि व्यवस्था क्या करती है उसमें।
लेकिन ऐसी चीज़ किसी के करने के लिए मन में आए तो व्यवस्था का इसका मतलब कि जो अदब, जो खौफ है वो ख़त्म हो गया, डर ख़त्म हो गया। और 5-5 बच्चे एक साथ ये कर रहे हैं। कविता पर धर्मवीर भारती के नोट्स, तानाशाही का असली रूप सामने आते देर नहीं लगी। नवंबर 74 की शुरुआत में ही हुआ यह भयानक हादसा। जेपी ने पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली बुलाई। हर उपाय पर भी लाखों लोग सरकारी शिकंजा तोड़कर आए। उन निहत्थों पर निर्मम लाठीचार्ज का आदेश दिया गया। अखबारों में धक्का खाकर नीचे गिरते हुए बूढ़े जेपी, उन पर तनी पुलिस की लाठी, बेहोश जेपी और फिर घायल सिर पर तौलिया डाले लड़खड़ा कर चलते हुए जेपी की तस्वीर देखी। धर्मवीर भारती लिख रहे हैं, 2-3 दिन भयंकर बेचैनी रही, बेहद गुस्सा और दुख। 9 नवंबर रात 10 बजे कविता अनायास फूट पड़ी। कविता में तो 25 साल लिखा है, लेकिन आज़ादी के 72 साल, अब आज तो ये 75 साल बाद भी आज भी वही प्रक्रिया जारी है। सत्ता के उम्मीदवार बन जनता के नहीं, सत्ता के उम्मीदवार बन जनता के नहीं चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में करोड़ों खर्च करते हैं, जीतने के बाद तो पूरे बादशाह बनने लगते हैं। इसलिए राजनीति कहते हैं, जो राजशाही का दंडफन, जीतने के बाद जो राजा हो जाए वो राजनीति है। और लोकतंत्र में लोकनीति होना चाहिए। गांधी जी, जयप्रकाश नारायण दोनों लोकनीति चाहते थे, जो सत्य, अहिंसा और सेवा पर आधारित हो। सेवा मुख्य है। लेकिन आज भी वही राजशाही, छोटे छोटे राजा, MP MLA छोटे छोटे अपने को राजा, या इवन प्रधान और सभासद भी अपने को छोटे छोटे राजा मानते हैं, सेवक नहीं। तो ये पूरी प्रक्रिया बदलनी होगी, और वो तभी बदलेगी जब हम आप खुली आंखों से संविधान जानते हुए, अपने को मालिक मानते हुए देश का सच्चे सेवक चुनेंगे। मीडिया भी उनके इसी छवि को पोषित करती और दिखाती है। फला फला का राज तिलक, जबकि वे शपथ संविधान और कानून के संरक्षण और संवर्धन की तथा अपने देश या प्रदेश की जनता की सेवा का लेते हैं। हिंदुस्तान दुनिया में अकेला देश, लोकतांत्रिक देश है जिसमें देश के असली मालिक हम भारत के लोग यानी कि जनता का रास्ता रोक करके इन सेवकों तथा कथित बादशाहों को गुजारा जाता है। असली आज़ादी तभी आएगी जब जनता सेवक चुनेगी, जो अच्छा, ईमानदार, चरित्रवान, संवेदनशील है तथा कम से कम संसाधनों में, और वह भी हम आपसे वही मांग कर आपके सहयोग से चुनाव लड़ रहा है। हमें इस सच्चाई को समझना होगा कि लोकतंत्र में असली सत्ता तो हमारे पास है, जनता के पास है। शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तपस्या से जो लोकतंत्र और संविधान की गंगा अवतरित हुई, वह शुरू में तमाम शंकर की जटाओं में उलझ कर रह गई। गंगा को जन जन तक ले जाने के लिए भगीरथ को दोबारा तपस्या करनी पड़ी। तो अब आज आवश्यकता है कि हम स्वतंत्रता का अर्थ समझें, लोकतंत्र का अर्थ समझें, लोकतंत्र और संविधान की गंगा को जन जन पहुँचाएँ, शहीदों के सपनों को जन जन तक पहुँचाएँ। कम से कम अपना वोट तो हर स्तर के, हर चुनाव में सही आदमी को दें जो सेवा कर रहा है। जाति, धर्म, पैसे, शराब, बाहुबल, मीडिया द्वारा बनाई गई छवि, गाड़ियों के काफिले, जिताऊपन आदि से ऊपर उठकर अच्छाई, चरित्र, ईमानदारी और संवेदनशीलता के आधार पर। इसलिए अब दिनकर की वो लाइनें साकार करनी होंगी, सिंहासन खाली करो अब जनता आती है। सिंहासन खाली करो अब जनता आती है। लोकतंत्र में अब सिंहासन जनता का है। दरअसल संसद कभी सिंहासन था ही नहीं, वो तो जनता की आवाज़ की जगह थी, लेकिन वहाँ लोगों ने कब्जा कर रखा था अपना सिंहासन समझकर, और मीडिया में प्रसारित होकर कि फला फला का राज तिलक। सेवा और संविधान और विधि के संरक्षण और संवर्धन की शपथ को राज तिलक लिखना क्या शुरू से ही सत्ता और मीडिया की दुरभिसंधि का नतीजा नहीं है। दुखद पहलू यह भी रहा कि आज़ादी के बाद बहुत दिनों तक हमारे देश की व्यवस्था को प्रजातंत्र तक कहा गया, यानी कि सत्ता राजा है और जनता प्रजा। प्रजा तो हमेशा राजा ही चुनेगी ना। हम लोगों द्वारा पूरे देश की जो संविधान कथाएं जो कह रहे हैं, अब आप भी उसका हिस्सा बनिए, संविधान को जन जन तक ले जाइए, अपने अपने तरह से संविधान पढ़िए, और 136 करोड़ लोगों की आंखें खुल जाएंगी अगर वो संविधान पढ़ लेंगे। संविधान से ही आंखें खुलती हैं, और संविधान की जानकारी की रोशनी में चमत्कार होता है, और फिर तब इस तरह की घटनाएं ये जो हुई है ये कभी नहीं होगी। तो इसलिए आज ये जो पानी नाक से ऊपर चढ़ रहा है, अब चेत जाएं,
और अपने देश की व्यवस्था को सही करें, सेवक चुनें, लोकतंत्र बनाएं इस प्रजातंत्र को और राजतंत्र को। एक घंटे में 15 मिनट बचा है। एक और चीज़, दो चीज़ें ख़ास तौर से आज चर्चा करना चाहता था। एक तो ये जो कैलेंडर है आजकल चल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर्स का कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे आविर्भाव हुआ, और आज जो स्वरूप है इसका वो कैसे आया, इस पर चर्चा करना चाहता था। और परंपराएं कैसे जन्म लेती हैं, इस पर चर्चा करना चाहता था। लेकिन उसके पहले आज हम लोग परंपराएं कैसे जन्म लेती हैं उस पर चर्चा करेंगे। कैलेंडर वाला हिस्सा कल फिर चर्चा कर लेंगे। लेकिन उसके पहले एक महिला है, ऐसे जैसे ये बेचारी जो अब नहीं रही, 20 साल की बच्ची, जो पूरे अपने परिवार की देखभाल कर रही थी। पिता नहीं, माता को किडनी प्रॉब्लम और छोटे भाई बहनों को देखभाल कर रही थी, अभी बेचारी नहीं रही। एक ऐसी महिला संध्या, जिसने मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर कुली बन गई और बाकायदा जितना पुरुष बोझा ढोते हैं उतना ही बोझा ढोती है, बिना किसी नानुकुर के। उसकी फोटो अगर आप सर्च करेंगे तो गूगल पे मिल जाएगा। भले ही मेरे सपने टूटे हैं, उसकी बात, भले ही मेरे सपने टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं। भले ही मेरे सपने टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं। ज़िंदगी ने मुझसे मेरा हमसफ़र छीन लिया, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाकर फ़ौज में अफसर बनाना मेरा सपना है। सीखिए, इन लोगों से सीखिए। लेकिन अब बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर फ़ौज में अफसर बनाना मेरा सपना है। इसके लिए मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। कुली नंबर 36 हूँ और इज्जत को की खाती हूँ। कुली नंबर 36 हूँ और इज्जत की खाती हूँ। इन्हीं लोगों की देखभाल के लिए तो हम टैक्सेस देते हैं कि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके बच्चों की शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की ले। और हम किस लिए टैक्सेस देते हैं? हमारे टैक्सेस इसलिए तो है थोड़ा है कि वो 100 रुपये में से 10 रुपये ज़मीन पे पहुँचे इनके लिए और 90 रुपये बीच में खा लिया जाए बिचौलियों द्वारा। इसीलिए हम टैक्सेस देते हैं। हमें ऐसे व्यक्तियों को चुनना होगा, ऐसी व्यवस्था लानी होगी जो हमारे दिए गए टैक्सेस के एक एक पैसे का सही इस्तेमाल करे। वो अपने प्रचार प्रसार में उसका इस्तेमाल ना करे, उसमें कमीशन खोरी ना हो। यह कहना है 31 वर्षीय कुली संध्या का। महिला कुली को देखकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं। लोग मध्य प्रदेश की कटनी रेलवे स्टेशन पर कुली संध्या प्रतिदिन बूढ़ी सास और 3 बच्चों की अच्छी परवरिश कर जिम्मा अपने कंधों पर लिए यात्रियों का भी बोझ ढो रही है। रेलवे कुली का लाइसेंस अपने नाम बनवाने के बाद बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए साहस और मेहनत के साथ जब वो वजन लेकर प्लेटफॉर्म पर चलती है तो लोग हैरत में पड़ जाते हैं और साथ ही उसके जज्बे को सलाम करने के लिए मजबूर भी। जब भी कोई मेहनत करता है खूबसूरत दिखने लगता है। बहुत अच्छी लाइन है कि जब भी कोई मेहनत करता है खूबसूरत दिखने लगता है। तो एक छोटा सा किस्सा, परंपरा कैसे जन्म लेती है और फिर इसमें और 2-3 अंधविश्वास कैसे पनपते हैं और हमें कैसे अपनी खुली आंखों से इन अंधविश्वासों और इस तरह की परंपराओं से दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। परंपरा कैसे जन्म लेती है। एक कैंप में एक कमांडर की नियुक्ति हुई। आर्मी के कैंप में एक कमांडर की नियुक्ति हुई। इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने देखा कि कैंप एरिया के मैदान में 2 सिपाही एक बेंच की पहरेदारी कर रही हैं। एक कैंप में एक नए कमांडर की पोस्टिंग हुई।
इंस्पेक्शन के दौरान उन्होंने देखा कि कैंप एरिया के मैदान में 2 सिपाही एक बेंच की पहरेदारी कर रहे हैं। कमांडर ने सिपाहियों से पूछा कि वे इस बेंच की पहरेदारी क्यों कर रहे हैं। कमांडर ने सिपाहियों से पूछा कि वे इस बेंच की पहरेदारी क्यों कर रहे हैं। सिपाही बोले, हमें पता नहीं सर, लेकिन आपसे पहले वाले कमांडर साहब ने इस बेंच की पहरेदारी करने को कहा था। शायद ये इस कैंप की परंपरा है, क्योंकि शिफ्ट के हिसाब से 24 घंटे इस बेंच की पहरेदारी की जाती है। वर्तमान कमांडर ने पिछले कमांडर को फ़ोन किया और उस विशेष बेंच की पहरेदारी की वजह पूछी। पिछले कमांडर ने बताया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे पिछले कमांडर उस बेंच की पहरेदारी करवाते थे, अतः मैंने परंपरा को कायम रखा। नए कमांडर बहुत हैरान हुए। उन्होंने पिछले 3 कमांडरों से बात की। सबने उपरोक्त कमांडर जैसा ही जवाब दिया। यूं ही पीछे के इतिहास में जाते नए कमांडर की बात फाइनली एक रिटायर्ड जनरल से हुई, जिसकी उम्र 100 साल थी। नए कमांडर उनसे फ़ोन पर बोले, आपको डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहता हूं सर, मैं उस कैंप का नया कमांडर हूं जिसके आप 60 साल पहले कमांडर हुआ करते थे। मैंने यहाँ 2 सिपाहियों को एक बेंच की पहरेदारी करते देखा है। क्या आप मुझे इस बेंच के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? ताकि मैं समझ सकूं कि इसकी पहरेदारी क्यों आवश्यक है। सामने वाला फ़ोन पर आश्चर्यजनक शब्द में बोला। आश्चर्यचकित होकर के बोला, क्या उस बेंच का ऑयल पेंट अभी तक नहीं सूखा? उसने उसके पहरेदारी इसलिए की कि कोई वहाँ पे बैठ ना जाए और किसी को नुकसान ना हो जाए। उस बीच उसका ट्रांसफ़र हो गया होगा, शायद अगले दिन जाना पड़े। यहाँ तो वैसे जाना पड़ता है। तो अब वो परंपरा कुछ दिन तक वो ड्यूटी लगती रही और उसके बाद फिर वो परंपरा ही बन गई। इसी तरह तमाम परंपराएं हैं और तमाम अंधविश्वास ऐसे ही बनते हैं। तमाम धार्मिक परंपराएं, तमाम सामाजिक परंपराएं, तमाम प्राकृतिक परंपराएं ज़्यादातर ऐसी हो गई हैं जिनमें तथ्य अब नहीं है। उस समय तथ्य रहा होगा, लेकिन वो कारण ख़त्म हो गए हैं, फिर भी परंपराएं चल रही हैं। जैसे बारिश होती है या तेज़ धूप होती है तो हम छाता तान लेते हैं, लेकिन धूप खत्म हो गई, बारिश खत्म हो गई, लोग छाता ताने बस खड़े हैं। यही छाता ताने रहना सब कुछ खत्म हो जाने के बाद यही परंपरा बनती, यही कंडीशनिंग से होती है कि कभी 2 घटनाओं को आपने जोड़ लिया और फिर वो हमेशा करने लगे। इसी तरह की एक घटना और सुनने को मिली थी कि कोई बाबा थे, संत, तो लंबी शिष्य परंपरा उनकी रही, और तो उनके जो भी शिष्य रहे वो जब भी कोई कथा प्रवचन या पूजा पाठ करते थे, ढेर सारे लोग उनके फॉलोअर्स थे, हमेशा चलता रहता था, तो एक बिल्ली जरूर बांधी जाती थी जहाँ वो मुख्य जो संत उस समय के रहते थे उनके बगल में। आदि संत ने शुरू किया था, लेकिन हर संत अब वैसे ही कहता है। वो लोग अपने मुख्य जो आश्रम था उससे अलग हट करके कहीं कथा प्रवचन के लिए जाते थे। अगर शिष्यों के कहने पर कहीं दूसरे शहर में या दूसरी जगह या इवन दूसरे देश में, तब भी एक बिल्ली जरूर वैसे ही बांधी जाती थी उनके बगल में, और एक खास रंग की बिल्ली, काली या सफ़ेद जैसी भी रही थी। और फिर उसमें कोई प्रश्न नहीं करता। वही अंधभक्ति या अंधविश्वास यही है कि इतना विश्वास कर लिया कि उस पर प्रश्न किया ही नहीं। तो कुछ लोगों के मन में आया कि ऐसा क्यों होता है, कुछ जानने की कोशिश की एक आध लोगों को। और हमारे संविधान में भी लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो और मानववाद और ज्ञान का परिष्कार हो, अंधविश्वास ना हो। ये हमारा संविधान कहता है कि हम खुली आंखों से चीज़ों को देखें, समझें। तो लोगों ने
स्टडी करना शुरू किया कि आखिर ये परंपरा आई कहाँ से। तो कोई बहुत वृद्ध रहा होगा, जो पहले वाले गुरु के साथ रहा होगा, या जो भी है, जब उससे पता किया गया या खोजते खोजते लोगों ने पाया कि शुरू के जो गुरु जी थे वो तो बेचारे साधारण, जितना भी आज बहुत बड़े बड़े संत और मठ और बड़े 5 स्टार वाले हैं, उनके जो शुरुआती गुरु थे तो बेचारे सीधे साधे कहीं गांव में, किसी घर में, किसी छोटी जगह पे, कस्बे में, वहीं से शुरुआत हुई। तो वहाँ चूहे बहुत थे, तो उस चूहों से बचने के लिए उन्होंने बिल्ली पाली, और बिल्ली बड़ा उधम करती रहती थी। जब वो कथा कहते थे तो कथा कहते समय भी वो उत्पात करती रहे। अब तब वो उत्पात करने लगी बिल्ली, बीच में कूद जाए, कभी कुछ आ जाए, खाना वाना वहीं रहे तो दौड़ करके प्रसाद वसाद जो लाए हैं उसमें झपट पड़े। तो वो आदि स्वामी या आदि जो गुरु थे उन्होंने कहा कि हाँ, इस बिल्ली को यहीं बांध दो। अच्छा, वो बिल्ली से प्यार भी बहुत करते थे, तो उसे दूर भगाना भी नहीं चाहते थे, अपने पास ही, वहीं जहाँ कथा कहते थे बगल में खूंटा था, वहीं बांध देते थे। उनके जीवन भर चला। अब जो उन्होंने, उनके जो जाने के बाद जो नए उस, अब वो संप्रदाय बन गया, उस संप्रदाय के जो हेड हुए, गुरुडम चालू हो गया, तो उसके जो हेड हुए, अब उनको ये लगा कि ये जो बिल्ली है ये हमारे इस संप्रदाय का एक चिन्ह है। और फिर उन्होंने उस बिल्ली को, उसी रंग के, उसी तरह की बिल्ली को बांधना शुरू किया। और उसके बाद फिर जहाँ लोग जाते थे कथा कहने, कथा के पास वो बिल्ली जाने लगी। तो बिल्ली उस कथा का आवश्यक अंग हो गई, और अगर वो बिल्ली मर गई तो दूसरी उसी रंग की बिल्ली कथा का अंग बन गई। तो यह एक, इस तरह की परंपराएं चली। परंपरा का ही एक उदाहरण ये बिल्ली का रास्ता काटने का भी है। इसका शुरुआत तो आदिवासी, एक तरह से आदिवासी क्या, मतलब जब हम आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री में जाएं तो वहाँ मिलेगा, जब हम जंगलों में रहते थे, जब गांव नहीं बना था, शहर नहीं बने थे, जब हम जंगलों में रहते थे कबीलों की तरह से, सड़कें नहीं थी, पगडंडियाँ, अगर ज़्यादा लोग हैं तो फिर आने जाने से पगडंडियाँ बन गई, नहीं ऐसी जंगल में घास फूस में उसी में चलना। तो जंगल में या पूरी धरती पर सबसे ज़्यादा सूंघने की शक्ति अगर किसी में है तो बिल्लियों में है। तो वो, अगर कोई हिंसक जानवर, खतरनाक जानवर कहीं जा रहा है, वो सबको सूंघ करके बता सकती है कौन जानवर है, क्या है, सबकी महक उसको पता है। तो अगर कोई हिंसक जानवर कहीं की उसकी महक आई तो वह फौरन भागती थी उससे दूर। और कोई व्यक्ति जा रहा है जंगल में तो उसने बिल्ली को भागते हुए देखा तो वो समझ गई कि यहाँ इस तरफ खतरा है और बिल्ली इधर गई है, तो अब यहाँ से वापस मुझे आगे नहीं बढ़ना है, वापस ही चले जाने में भलाई है, तो वापस हो लेता था। बिल्ली का रास्ता काटना देख करके वापस हो जाना, यह अपनी सुरक्षा का उस समय का एक स्वाभाविक उपाय था। अब हम सड़कों पर जा रहे हैं, 4 लेन में 6 लेन पे जा रहे हैं, और एक बिल्ली ने रास्ता काट लिया, इधर से उधर जा रही। अब हमें कोई किसी जानवर से खतरा नहीं है, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अभी भी वह परंपरा, वह अंधविश्वास, परंपराएं अंधविश्वास जब बन जाती हैं बड़ी खतरनाक हो जाती हैं। अब भी अगर बिल्ली ने रास्ता काटा तो अभी इस 21वीं सदी में देखा है, कभी कभी हमें भी ऐसे ड्राइवर मिले हैं कि गाड़ी रोक देंगे, थोड़ा बैक करेंगे और तब जाएंगे। लेकिन कुछ इससे भी आगे अभी भी करते हैं कि गाड़ी रोक देंगे, थोड़ा बैक करेंगे और इंतज़ार करेंगे कि कोई दूसरा आदमी या कोई दूसरा गाड़ी या कोई दूसरा सवारी आगे चली जाए, उसके बाद तब हम चलें। तो परंपराएं
ऐसे बनती हैं। हर परंपरा को अपनी खुली आंखों से एग्जामिन करना जरूरी। उसमें अच्छी भी हो सकती, तमाम सारी परंपराएं अच्छी हुई हैं। जैसे जो पेड़ों की पूजा करने की परंपरा है हमारी संस्कृति में, वो बहुत अद्भुत है। शंकर की पूजा, शिव की पूजा, वो परंपरा अद्भुत है। शिव लिंग किसी ने पत्थर को, जिसको भी बनाया जाता है, उसको किसी पेड़ के नीचे बस रख दिया जाता है। उसके लिए शिवालय की ज़रूरत नहीं है। शिवालय तो बहुत बाद में बनने शुरू होंगे। वो अपने एक तरह से धन का डिस्प्ले हो गया कि हम इतना अच्छा हमने ईश्वर के लिए घर बना दिया। लेकिन ईश्वर को किसी घर की ज़रूरत नहीं है। वो शेर है ना कि हकीकत को ज़रूरत है न मंदिर की न मस्जिद की, नमाज हक सच्चाई की नमाज, सच्चाई की पूजा, सच्चाई की प्रार्थना, नमाज हक अदा होगी खुले मैदान में साकी, खुले मैदान में। तो शंकर की पूजा, शिव की पूजा उसी का स्वरूप है कि पेड़ के नीचे रख देते हैं और पूजा में कुछ नहीं, जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाना शिव को, यानी कि प्रकृति को, पेड़ पौधों वनस्पतियों को पानी देना, कितनी सुंदर परंपरा है। बहुत सारी परंपराएं प्रकृति को बचाने के लिए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा हर परंपरा को एक छाता माने और सोच के रखें कि इसे खुला रखना है कि बंद रखना है। इस पे अपनी आंखों और खुले मन से विचार करें, उसके हकीकत को समझें, गहराई में समझें। तो यहीं पर आज की भावगंगा समाप्त होती है। आपका आज का दिन शुभ हो। लेकिन आज मन बहुत व्यथित है, आपका भी होगा। और इस व्यथा को दूर करने का, जो आगे इस तरह की व्यथाएं ना हो, इसका उपचार, इसका सूत्र भी आपके हाथ में है। उसका उपयोग करिए। सही व्यक्ति को वोट दीजिए हर चुनाव में, सेवक को वोट दीजिए, सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान, संवेदनशील व्यक्ति को वोट दीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।